Welcome back once again in part 2. Myself Pransu. So we are discussing about DBT JRF 2020 question answers. So dear friend, in this particular question is asking about which one of the following are critical for genome replication. So try to understand, for genomic replication all these factors are essential at a time. So these all enzymes are crucial at a time. So critical means not that you are going to choose one of those. So you have to select all these options, because all of these enzymes are basically involved for the DNA replication and genome replication at a instant time. So spontaneous एंड स्पेसियो टेम्पोरल टाइम पे, आप जब टाइम पे देखोगे तो दिज ऑल फैक्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर genome replication. So option number 1 is the correct option. Okay, so nucleic acid structure are stabilized by, so question number 18. so न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, कभी भी न्यूक्लिक एसिड कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है. कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि इफ देयर इज अ कोवैलेंट बॉन्ड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. So covalent bond is a very stiff type of bond. It cannot be broken so easily. So hydrophobic interaction and hydrogen bonding is the best suitable option for this option. So I think you understand question number 18. Now talk about histone. Histone न्यूक्लियोसोम मॉडल आप लोग पढ़े ही होंगे. So histone is basically contain basic amino acid. What basic amino acid? यानी पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, दैट इज अर्जिनिन एंड लाइसिन. अर्जिनिन एंड लाइसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूक्लियोसोम और दैट द हिस्टोन. सो दीज आर बेसिक अमीनो एसिड एंड पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड. द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. द राइट ऑप्शन इज 4. ओके, लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर द एग वाइट प्रोटीन is denatured in a hard boiled egg. Which of the following is least affected? So try to understand. प्रोटीन में सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड बनता है वो प्राइमरी सबसे शुरुआत का होता है, फिर सेकेंडरी बनता है, फिर टर्शियरी बनता है, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी कोई प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही होती है, यहाँ पे समझो, तो प्राइमरी क्या होगा, दैट द लीनियर स्ट्रेच. फिर क्या होंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने शुरू होंगे, तो अल्फा हेलिक्स बनेगा, बीटा प्लेट एसिड बनेंगे. फिर और आयनिक इंटरेक्शन, वेंडरवाल फोर्सेस, और भी तरह के जो स्ट्रक्चर्स में जो इंट्रैक्शंस होंगे अमीनो एसिड से. अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ इंट्रैक्शन जो शो करेगा, इसमें क्या बनेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेंगे. सो फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी स्ट्रक्चर द पॉलीपेप्टाइड इज ओनली वन, बट इन when it comes the story of quaternary structure, more than one polypeptide can join together to form a what, polypeptide. So in polypeptide सबसे ज़्यादा जो आप क्या कर रहे हो, आप डिनेचर कर रहे हो, एक को बॉयल कर रहे हो. तो बॉइलिंग में सबसे पहले क्या होगा कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जाएगा, फिर टर्शियरी पे इम्पैक्ट आएंगे, फिर सेकेंडरी पे आएंगे, और लिस्ट अफेक्टेड होगा आपका प्राइमरी. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द राइट ऑप्शन. आपको समझ में आ गया होगा. when I will cover the protein structure, then I will tell you the whole story behind this. So there are two type of, in next question नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछ रहा. तो रिड्यूसिंग शुगर वैसे कहते हैं जिनके एंड में जो अल्डेहाइड ग्रुप है वो फ्री हो, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं क्या, reducing sugar. So here they want to know that non-reducing sugar. So you have to study. This is really a concept, not a concept based question. This is a memory based question. So right option is sucrose. So next question is really very easy. So I solved this question for you. So let's try to discuss this question. So dear friend, you have buffer, that is 50% आपके पास सुक्रोज ग्लूकोज है, ठीक है, और 1 मोलर ट्रिश है और 1 मोलर HCl है. आपको डाइल्यूट करके आपको ग्लूकोज का 50 से 10% का डाइल्यूशन बनाना है 1 लीटर, और उसी तरह से 1 लीटर ही वॉल्यूम आपको बनाना है ट्रिश का और HCl का. तो इसको बेसिकली हम
This is a dilution based question, so what you will do, you will just put the formula of N1V1 or M1V1. so यहाँ पे आप यूज कर सकते हो C1V1 because these all are the concentration based question. तो C1V1 is equal to C2V2 आप इस तरीके से लेके चल सकते हो. सो 50% है तो आपको V1 पता नहीं है, तो V1 को आप V कर दिए. आपको जो दूसरा कंसेंट्रेशन है वो 10% का बनाना है. वॉल्यूम आपको 1000 ml करके रखना है. जब when you will solve this then you will come up with 200 ml. so 200 ml दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर डी. तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट का निकालते हैं. नेक्स्ट कहता है ट्रिश. अब ट्रिश क्या है, 20 मिलीमोलर आपको बनाना है फ्रॉम 1 मोलर. तो आपका कितना हो जाएगा, 1 मोलर इज इक्वल टू 1000 मिलीमोलर. तो 1000 आप यहाँ पे कर लो, 1000 मिलीमोलर इंटू B1 आपको पता नहीं है, और M2 आपको 20 मिलीमोलर बनाना है. वॉल्यूम आपको 1000 ml का है. सो व्हेन विल कट दिस ऑल देन यू विल कम अप विथ 20 ml. सो 20 ml इसमें है नहीं है, 20 ml नहीं है, फिर 50 ml है. तो राइट ऑप्शन तो यहीं से पता चल जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको आगे बढ़ेंगे. फिर हम HCl का निकालेंगे. तो HCl का क्या करेंगे, C1V1 इक्वल टू C2V2. फिर इस तरीके से जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 50 ml. सो by calculating all this we come to know that the right option is option number 4. so इस तरह के questions आपको कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं छोड़ना है, और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन DBT में हर साल पूछता है, इस बार भी पूछा. ओके, come to the next question. Someone tell you that the pH of solution is -2. which of the following statement is false? अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले तो माइनस में इन जनरल में कभी भी आपको pH स्केल होगा नहीं, क्योंकि pH स्केल क्या होता है, 1 से स्टार्ट होकर के 14 तक पहुंचता है इन जनरल. बट लेट्स टॉक अबाउट द एसिड्स. एसिड के जब बोतल देखोगे तो एसिड के बोतल पे आपको मेंशन होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो 11.6 मोलर का HCl का होता है. इससे ज़्यादा आपको बना करके कोई कंपनी नहीं देती है इन जनरल केस. तो सच वैल्यू ऑफ pH इज इम्पॉसिबल इवन इन थ्योरी ऑल्सो. सो राइट ऑप्शन इज 2. बट आपको यहाँ पे दिखाते हैं, अगर 12 मोलर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप यूज करते हो तो इट विल गिव यू दैट इज -1.8. सो यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू आया, और इससे भी अगर आप जाओगे तो इससे ज़्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं. तो थियोरेटिकली भी ऐसे इतने कम pH के वैल्यू के जो सब्सटेंसेस हैं वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो केमिस्ट्री में तो आप जब चलोगे तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, लेकिन इन जनरल वे में नहीं है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम DBT से ही देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है. थ्योरेटिकली ये पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज आप देख रहे हैं -1.8 है. तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी अभी तक क्लियर नहीं है कि इसका क्या होना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन. सो ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसको कैसे लेते हो. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. सो यूकैरियोटिक सेल्स, ये तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है. यूकैरियोट्स आर इवॉल्व मोर एंशिएंट देन प्रोकैरियोट, दैट इज द रॉन्ग आंसर. सो राइट ऑप्शन इज 2. सो अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए. लिगेंड A and B binds to a protein P with a dissociation constant 1 nanomolar and 100 nanomolar respectively. तो A बाइंड कर रहा है इतना से डिसोसिएट कर रहा है, और B इतना से डिसोसिएट कर रहा है. तो याद रखिएगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा एफिनिटी होगी दैट प्रोटीन की बाइंडिंग की किसी भी पर्टिकुलर लिगेंड से. सो प्रोटीन किसी सबस्ट्रेट से या किसी लिगेंड से तब बाइंड करेगा जब उनमें डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा. सो द स्मॉलर द डिसोसिएशन कांस्टेंट द मोर टाइटली बॉन्ड the ligand by the protein. So protein and ligand affinity will increase when dissociation constant is less.
So in this question, ligand A have 1 nanomolar dissociation constant. So A will bind with P protein with more affinity. So right option C is the correct option. So let's talk about the DNA denaturation and melting of the curve. So that will work in cooperative function. So right option is A. Come to the next question. The enzyme used for glucometer is estimate blood glucose level by, it's basically work on oxidation. So glucose oxidase is an enzyme which present in glucometer. Okay, synthesis of major lipid in cellular system occur in, actually जो लिपिड सिंथेसिस होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है. ओके, राइट ऑप्शन इज 2. Here one question 32 number, using only a random VDJ recombination from 40V, 30J and 6J gene segment, the number of possible variable region in resulting antibody would be. So dear friend, VDJ junction is a recombination technique. So just you have to multiply, you will come up with the answer. So right option is this. समझ में आई बात? चलिए, just you have to multiply. So the enzyme kinetics, if the enzyme concentration is doubled, अब कह रहा enzyme concentration डबल करोगे तो Km पे क्या असर पड़ेगा? तो भाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, तब एंजाइम जब तक की फ्री है तब तक तो बाइंड करता रहेगा. जब एंजाइम फ्री ही नहीं है तो भाई केम से, जैसे आपने एंजाइम का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, सबस्ट्रेट वही है, तो केम पे कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज केम not dependent on enzyme concentration. Km is a substrate concentration, not an enzyme concentration. So Km doesn't depend on enzyme concentration if Km is a substrate concentration where V is equal to half Bmax. ये दिमाग में याद रखना है कि इससे Km पे कोई असर नहीं पड़ेगा. लोगों ने सोचा होगा कि भाई Km हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इस तरह का आप दिमाग में आप सोचे होंगे, तो ये सारी बातें बिल्कुल ही बेबुनियादी थी, आपने किया भी होगा ये सारी चीज़ें. तो Km एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तो ये एंजाइम के कंसंट्रेशन पे कोई भी अफेक्ट नहीं डालता. बट हाँ, एंजाइम कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. बट Km इज नेवर गोइंग टू वर्क अपॉन एंजाइम कंसंट्रेशन, इट्स जस्ट अ सबस्ट्रेट हाफ कंसंट्रेशन ऑन Bmax. ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी polypeptide fragment can be generated using a complete digestion of this polypeptide. So dear friend, as you can see here, polypeptide is this. Okay, so just try to understand where trypsin can cut. Trypsin is always cut at C terminus of arginine and lysine. So if it is your N terminus and if it is your C terminus, it will cut where? This arginine, this and this. So how many fragments you have? Just try to find out. Number 1, number 2, number 3 and number 4. So right option is 4. समझ में आया? चलिए, अब यहाँ पे है हाउ मच सोडियम क्लोराइड विल यू वे टू प्रिपेयर 0.25 लीटर ऑफ 3 मोलर NaOH. अब इसको बहुत ही इजीली बनाने का एक मैं आप फंडा बताता हूँ. आपको कुछ भी नहीं पता हो फिर भी कोई बंदा बना सकता है. इतना तो पता होगा कि जो NaOH है उसका 40 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है. अगर आप 40 ग्राम वे करते हो और अगर 1 लीटर में इसे मिक्सअप करते हो तो कितना दे देगा? ये 1 मोलर कहलाएगा. मोलरिटी का डेफिनेशन वही है ना, मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. 1 मोलर कब होगा? जो गिवन वेट और मोलर वेट बराबर कर दोगे. तो 40 ग्राम अगर आप वे करते हो और 1 लीटर में डिजॉल्व करते हो तो दैट विल गिव राइज टू 1 मोलर कंसंट्रेशन. आपको 3 मोलर 1 लीटर में बनाना तो कितना चाहिए? 4 3 जा
12। सो 120 ग्राम जो आप लोगे NaOH और उसको 1 लीटर में मिक्सअप कर दोगे तो वो बन जाएगा 3 मोलर 1 लीटर। और 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml and you have only required 250 ml। सो आप इसको यूनिटरी मेथड से सोल्व करो। 1000 ml of NaOH contain 120 gram of NaOH, so 250 ml of solution will contain how much gram of NaOH? so 120 by 1000 ये कट करोगे तो आपको आ जाएगा 30 ग्राम। सो राइट ऑप्शन इज 3। देखिए कितना इजीली इसे सोल्व किया जा सकता था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तरीके और भी कई हो सकते हैं सॉल्यूशंस के, लेकिन हमें रिजल्ट तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए तो हम पहुंचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है द जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट ऑफ देयर आर 64 कोडोन, हाउ मेनी कोडोन विल पॉसिबल इफ इट इज डबलेट। अब जस्ट सोचो कि हम लोग अभी रीड करते हैं ATGC और ये 4 कोड हैं और इन्हें कोड किया जाता है 3 लेटर के कोड में। ठीक है, अब हम एक पर्टिकुलर कोड को रीड करके कहते हैं ये प्रोटीन, ये अमीनो एसिड बनेगा। अब ये 4 टू द पावर 3 हुआ था तो कितना बना? 64। अब यहाँ पे 2 बोल रहा है तो 4 टू द पावर 2 करोगे कितना बनेगा? 16। तो राइट ऑप्शन है 16। समझ में आया? चलिए अब कह रहा है एल्यूमिनियम एंड ब्रोंज एलॉय कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन द रेशियो ऑफ 10:1। If an object made with alloy with 77 kilogram, how many kg of aluminum does it contain? So अब देखो कॉपर और एल्यूमिनियम का रेशियो दिया हुआ है 10:1। सो कॉपर हुआ 10 kg और 1 kg क्या है उसमें एल्यूमिनियम मिक्स किया हुआ है। सो द रेशियो इज 10:1। सो 10 इज द कॉपर एंड aluminum is 1, so 10 kg of copper and 1 kg of aluminum, so total kg कितना हो जाएगा? 11 kg। 77 kg कितना हो गया? this, so 10:1 का जब रेशियो आप करोगे तो 10:7 that is 77 और 1 into 7 is equal to 7 और टोटल आपका आ गया this। जब 10:1 है तो अभी रेशियो में डालोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 70 kg हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? 7 kg। कितना इजी था, जस्ट आपको बस कंपेयर करना था, यू विल हैव योर आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगर आपने छोड़ा है तो रियली मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है आप पे। अगर करके आए हो तो बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ करके कभी नहीं आएंगे। ठीक है, बैक्टीरियल का है बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ from phase by producing which one of the following enzyme। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। बैक्टीरिया खुद को कैसे बचाता है फेज से। तो बैक्टीरियल डीएनए जैसे ही इनकॉर्पोरेट होता है बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे इंडोन्यूक्लियेजेज होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, इसे चॉप्ड आउट कर देते हैं ताकि ये डिग्रेड हो जाए। यही तो है बैक्टीरिया की इम्यून सिस्टम। ठीक है, कि बैक्टीरियल जीनोम क्या करते हैं, सॉरी फास्ट जीनोम को क्या कर देंगे, कट चॉप आउट कर देंगे। तो राइट ऑप्शन इज इंडोन्यूक्लियेज। आप कई लोगों ने मिथाइलेज मार दिया, एक्सोन्यूक्लियेज, टोपोआइसोमरेज, ये दोनों तो कभी होगा ना, लेकिन मिथाइलेज अगर कोई मार के आया तो अब सोचो कि मिथाइलेज क्यों नहीं होगा। मिथाइलेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि मिथाइलेशन एक बैक्टीरिया खुद के जीनोम को बचाने के लिए करेगा। मिथाइलेशन फाज के जीनोम को तोड़ने के लिए नहीं। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फेज बाय प्रोड्यूसिंग व्हिच ऑफ द एंजाइम। तो मिथाइलेज खुद के जीनोम को मिथाइलेट करके प्रोटेक्ट किया जाता है, जबकि फाज के जीनोम को कट करने की जरूरत है। तो फाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमेशा इंडोन्यूक्लियेज ही यूज होंगे। क्लोरीन इज assigned with a 35.5 is due to because क्लोरीन 2 तरह के होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है, तो क्लोरीन के कई आइसोटॉप्स हैं। तो इस आइसोटॉपिक डिटर्मिनेंट्स के कारण
क्या हैं, इनके प्रॉपर वेट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी cilia biogenesis is start at this is not DNA synthesis, so right option is G1 whether in S. Some of the student have ticked this S phase. S phase is basically responsible for DNA biogenesis. There is just a protein and cilia biogenesis, so this type of things will happen in G1 and G2 phase only. अब यहाँ पे है the fruit of a particular tree species from the predominant diet of the dodo. After the dodo become extinct, the tree species also extinct. Which of the following is most likely to the cause of the tree extinction? ये क्वेश्चन बड़ा ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसे देखा। सो डियर फ्रेंड, एक क्या बताता है कि dodo habitat is destroyed. No, dodo can live on other tree also. Okay, so that is not the real cause for extinction of that tree species. Okay, other bird ate the fruit of the tree as well as fruit of their trees and disappeared more seed than the dodo did. ये भी सही ऑप्शन नहीं है। By living close to the tree, the dodo protect the tree from other birds. No, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या सही ऑप्शन है कि जब डोडो इस फ्रूट्स को खाते होंगे तो उनके जो पैसेज हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक हैं, उनमें एसिड्स रहते होंगे और वहाँ पे उनका होता था स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन होने के कारण क्या होता था कि वो सीड के जो हार्ड कोट होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्कैरिफाइड हो जाएंगे। तो अब सीड क्या हो जाएगा, वो जर्मिनेट कर पाएगा। अब जैसे डोडो एक्सटिंक्ट किया, ये प्रोसेस डोडो के ही डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा था। अब ये चीज़ें और जो हैं बर्ड्स, उनमें ऐसा पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज देयर इज सम स्पेसिफिक रिलेशनशिप। सो डोडो जब एक्सटेंड कर गया तो अब उनके फ्रूट्स तो दूसरे खा ही रहे होंगे, बट डाइजेस्टिव सिस्टम डोडो का चाहिए उसके जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि उसका फेवरेबल कंडीशन क्या था, डोडो का डाइजेस्टिव ट्रैक था। तो अब उस डाइजेस्टिव ट्रैक में सीड पास आउट नहीं हो रहा है, ये रीजन हो सकता है कि दैट ट्री इज ऑल्सो अंडर एक्सटिंक्शन। सो वन क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड रियली वेरी फनी। अगर इसको आप गलत करके आए तो आपसे मतलब बुरा कोई हो ही नहीं सकता। दो पॉलीपेप्टाइड का रहा था, आपने एडअप कर लिया दोनों का, आ गया इतना। what you have to do, you have to remove water molecule na, whenever this bond will form, this peptide bond means what, one water molecule will remove from there, so water molecule contain 18 mu. When you will remove 18 mu from that, so your resultant is 20, not 2, not 4, so right option is 3. trypsin cleave a protein at, देखो ये क्वेश्चन दो बार आ गया एक ही में, आपको सिर्फ क्लीवेज पे 6 मार्क इस बार डीबीटी आपको देके गया। तो दिस पोर्शन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर CSIR2, सो डियर फ्रेंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो जैसे ही आप देखोगे राइट ऑप्शन इज C टर्मिनस, देख रहे हो, लाइसिन और एडेनिन के C टर्मिनस पे कट करता है, क्लीव करता है, तो राइट ऑप्शन इज C। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। ए स्टूडेंट मेड 0.15 molar solution of copper sulfate. The observance of solution is obtained 0.3 using a cuvette path length 0.1. Copper sulfate solution made by a second student, observance उसको मिला 0.45 using the same cuvette and same path length. What is the concentration of copper sulfate solution made by second student? This question is so easy. इतने बड़े क्वेश्चन देख करके आप अक्सर घबरा जाते हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बहुत इजी था। क्यों, कैसे, ये देखो, आपने पढ़ा होगा एब्जॉर्बेंस लैम्बर्ट्स पियर्स लॉ जो होता है E × C × L के बराबर होता है। ठीक है, इसी बेसिस पर अब दो स्टूडेंट का आप कर लेते तो आप इजीली इसे सोल्व कर लेते। ठीक है, तो अब आपको करना कुछ नहीं था, डिलीट करने दो ताकि आप इसको समझो। अब है A1, इन्होंने एब्जॉर्बेंस जो स्टूडेंट 1 था ये लिया था, पाथ लेंथ था और कंसंट्रेशन नहीं था। दूसरा स्टूडेंट A ऑब्जर्वेंस लेके आया, पाथ लेंथ सेम था इसलिए सेम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन इसको बताना है कि इसके कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कितने कॉपर सल्फेट थे। तो अब क्या करोगे, कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा,
ECL से जब इसको सोल्व करोगे तो C इजिकल टू A/E⁴L। जब आप दोनों को इक्वेट करोगे क्वेश्चन में तो आपको कुछ इस तरह से स्टोरी मिलेगी। तो इस तरह की स्टोरी को C2 आपको पता नहीं है, C2 जब आप सोल्व करोगे तो C2 इज 0.225। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है 0.225, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। राइट ऑप्शन इज 4। समझ में आई बात? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द जनरेशन टाइम ऑफ ए कल्चर ऑफ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट 0.01 पर मिनट। अब एक क्वेश्चन क्या है भैया, जैसे जनरेशन टाइम जो है बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स जो होता है वो ऑर्डर कौन सा फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है ग्रोथ, जो इसका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है 0.01 पर मिनट दिया हुआ है, और आपको पता है कि जनरेशन टाइम जो होता है ये जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे करेगा तो 0.693 अपॉन म्यू हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन आएगा 1.55 आवर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। So dear friend, option 4 is the right option. Thank you so much for paying your attention. I think मेरे से जो भी हुआ मैंने आपके लिए लेके आया। So maybe मेरे से कोई गलती हुई होगी तो I'm really sorry. If you have any further अगर आपको कुछ चीज़ें लगती हों तो आप हमें सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में। Thank you so much for paying your attention. Bye, take care. See you soon in next video. This is the end of section A. Bye, take care. See you soon.